ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान कृष्णवीर चौधरी जी, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, वो हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान दिलीप के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो इस हिस्से में हम बात करेंगे कि भूमि अधिग्रहण जो नया कानून बन रहा है, क्या सही मानों में उसका फायदा किसानों को मिल पाएगा? क्या पुनर्वास की जो बात हो रही है वो सही तरीके से उनको मुआवजा उसका मिल पाएगा, या क्या कुछ उसके पहलू हो सकते हैं? सरकार कहती है कि किसानों के हित में है, लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि अभी जिस तरह से इसमें प्रावधान दिए गए हैं वो किसान हित में नहीं है। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम अलग अलग नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे। लेकिन कृष्णवीर जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक का जो कानून रहा है अधिग्रहण का, उसमें और इसमें अंतर क्या है? पब्लिक पर्पज की बात थी, उसमें रेलवे, डिफेंस, पुलिस, इरिगेशन, तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उसका मतलब था बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये थी परिभाषा एक तरीके से। भले उसका दुरुपयोग किया गया, जमीन की लूट मची, जमीन को उद्योगों को दिया गया। उद्योग लगाना इस देश के विकास के लिए आवश्यक है। रोजगार के संसाधन मुहैया करने हैं तो उद्योग आपको लगाना पड़ेगा। किसानों ने कभी विकास का विरोध नहीं किया। किसानों ने सरकार के जो भी प्रोजेक्ट हुए उनको हमेशा सहयोग दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिस रेलवे को, डिफेंस को लाखों लाखों एकड़ जमीन दे दी गई, आज उसको वो कारपोरेट के लिए दे रहे हैं, तो किसान को क्या मिला? दूसरी बात यह है कि आप इसमें किसान से यह उम्मीद क्यों करते हैं कि वो चैरिटी के लिए कोई कारपोरेट चैरिटी वर्क तो कर नहीं रहा? अब तो सरकार की एजेंसी, तो वो 2 से 4 गुना की बात कर रहे हैं ना। यही तो धोखा है। हाँ। जब ये कहा जा रहा है कि 2 से 4 गुना, मैं पूछता हूं क्या जो बयान दिया है मंत्री ने, उसमें जो बिल जमा किया गया था संसद, जो बिल आया था सितंबर 2011 में, उसमें 4 गुना था, ईमानदारी में 4 गुना था, और शहर में 2 गुना था। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब उसमें अमेंडमेंट करे गए, 157 अमेंडमेंट है, तो उसमें साफ लिखा गया है कि जो शेड्यूल 1 में 2 था, 2 को हटा के रिप्लेस करके 1 to 2 कर दिया गया, और उसमें डिस्टेंस रखा गया। तो जो शहर के नजदीक की गांव की जमीन होगी उसको 1 गुना मुआवजा दिया जाएगा, फिर 8 किलोमीटर पे होगी तो 1.2 दिया जाएगा। इस तरीके से एक तो यह सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात यह है कि कलेक्टर को आपने, जैसे 1894 में अधिकार था लूटने का जमीन को, वो अधिकार आपने दिया। जो मूल बिल बना था, एनएसी ड्राफ्ट की बात तो छोड़िए, जो मूल बिल बना था उसमें इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी का प्रोविजन किया गया था। उसमें 11 लोगों की कमेटी बनती है। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहण करनी थी। कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी, यहां तो कहा जा रहा है नहीं, अगर 80% जो किसान, अगर इस बात किसी बात आप पहले अधिग्रहण का अधिकार तो समझ लीजिए। तो जो इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिकार देती, उसको अमेंडमेंट में साफ कर दिया गया है, जिक्र खत्म कर दिया गया। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है शब्द, पूरे बिल को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख दिया गया है। तो कलेक्टर को फिर जमीन को यह अधिग्रहण करने का अधिकार दे दिया। मुआवजे की बात यह है कि यूपीए चेयरपर्सन ने जो बड़ा स्वप्न दिखाया था पूरे देश के किसानों को, और उनके सुपुत्र राहुल गांधी ने भट्टा पारसौल से लेकर अलीगढ़ तक पदयात्रा की, उड़ीसा में ऐसी जड़ के किसानों को इसमें गए। उनका जो वायदा था कि हम 6 गुना किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में दिलवाएंगे, 4 गुना शहर में दिलवाएंगे, वो इसलिए नहीं था कि कोई भीख दी जा रही थी। वो इसलिए था, वो जानते हैं कि जो स्टांप ड्यूटी होती है वो सर्किल रेट कहा जाता है, और स्टांप ड्यूटी जमीन की तमाम जगह बहुत कम होती है। और जहां अधिग्रहण करना होता है वहां कलेक्टर 3 साल पहले से ही उसको स्टांप ड्यूटी को बढ़ाना बंद कर देता है। जैसे सीएसीपी ने अभी गेहूं का दाम फ्रीज कर दिया। यह कलेक्टर की स्थिति है। तो बाजार भाव में और स्टांप एक्ट में जो रेट है उसमें बहुत अंतर रहता है। तो उस अंतर को इन्होंने समझ के किया था। आज वो वायदा कहां है देश के किसानों से? जो सोनिया गांधी वायदा करती घूम रही थी, उनके सुपुत्र घूम रहे थे। हमारा सवाल यह है कि एनएसी के ड्राफ्ट का क्या हुआ? और जो एनएसी का ड्राफ्ट जब मिनिस्ट्री ने रखा, तो जो मिनिस्ट्री ने रखा था वो बैलेंस था, और वो बैलेंस ड्राफ्ट को किसने खराब किया? क्यों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को गया? किसके कहने पे गया? क्या प्रधानमंत्री इस अपराध के लिए दोषी नहीं है? और क्यों चुप है सोनिया गांधी? हम जमीन, अच्छा, एक और बड़ा काम कर दिया। ये जो एफडीआई रिटेल में लाए हैं, ताज्जुब होगा
कि उसमें एग्रो प्रोसेसिंग से लेके, आप देखिए दलीप जी, एग्रो प्रोसेसिंग से लेके, वेयर हाउस से लेके, कोल्ड स्टोरेज से लेके और डेयरी से लेके फिशरी तक, और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इनपुट टू एग्रीकल्चर, इस सब के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में उसको पब्लिक पर्पज में लिखा। इंस्टीट्यूट अंडर ए स्टेट्यूट, इंस्टीट्यूट अंडर ए स्टेट्यूट तो मल्टीनेशनल है ही। तो इस बात को एक तरफ कॉपरेटिव लिख दिया, और कॉपरेटिव में तो जो चल रहे हैं उन्हीं को चलवा लेती सरकार पहले। तो ये सारा खेल जो है ये बड़े ताकतों का खेल है, और उसके दबाव में पब्लिक पर्पज बदला है, कंपेंसेशन को कम किया गया है। हम कंपेंसेशन पर भी आएंगे, लेकिन पहले गुरदास दास गुप्ता, दूसरी बात, हाँ, ये गुरदास दास गुप्ता हम गांव को हटाना चाहते हैं? गुरदास दास गुप्ता को सुनते हैं, आखिर वो क्या करें। Minister said so many things, but what was the problem on his part not to accept at least one or two of our amendments? Why he has been so inflexible in our case? Why he has been so flexible in case of BJP? ये तो बाइपार्टाइट रूल का सिस्टम चल रहा है ना। और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। सारी परिस्थितियों को देख करके किसानों के हित में, और जो किसान है भी नहीं, जो लोग सब लोग करते हैं, उनका सब तरह का इंतजाम इसमें हम लोगों ने किया। और जो लैंड जाएगा उसमें भी किसान को मिल्कियत मिलेगी। तो इसलिए बिल पे पहले ही काफ़ी चर्चा हो चुकी थी, और एक तरह से मोटे तौर पर अभी ठीक है। यदि इसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम लोग इसमें अमेंडमेंट भी करेंगे। तो शरद यादव को बिल के अंदर किसी तरह की फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आती। वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत होगी तो अमेंडमेंट कर लिया जाएगा। दिलीप जी, देखिए 120 साल लगभग पुराना कानून था, 1894 और 2013, और इस वक्त भी अगर उसमें कुछ सुधार नहीं होता, और 1993 में छोटा सा अमेंडमेंट, 94 में जबकि यहाँ कॉलोनियल रूल था, अंग्रेजों के शासन थे, हम गुलाम थे। गुलामी के कानून को अगर आजाद मुल्क में बनाया जाएगा, कुछ तो उसमें बेहतर चीजें होंगी, और वो कुछ बेहतर चीजें हैं। लेकिन जो दो पक्ष है, एक है जो कॉलोनियल माइंडसेट था, एक्विजिशन, किसी का जमीन लेने का सरकार का, वो फंडामेंटल इसमें परिवर्तन हुआ है क्या? तो अगर वहां पे आप देखेंगे फंडामेंटली गवर्नमेंट आज भी कोई भी लैंड उसी तरह से ले सकती है जिस तरह से वो 1894 में कानून बना के लेते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो आजादी के बाद जो लोकतांत्रिक प्रणाली, जिस सिस्टम में हम रहते हैं, उसमें अगर इसको गहन अध्ययन करके, और जो बात शरद यादव कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। हाँ। कि मोटे तौर पर भी कुछ कह रहे हैं, नहीं, लालू क्या कहेंगे, शरद क्या कहेंगे, बीजेपी वाले क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कहेंगे, इसको सुनने की जरूरत आपको इसलिए नहीं है कि सबने मिलकर इस बिल को पास किया है, तो जाहिर है कि वो इस बिल के पक्ष में ही बात करेंगे। लेकिन अगर जो मोटे तौर को अगर हम छोड़ दें, तो कुछ प्रोविजंस जो हैं, देखिए विकास के लिए जमीन जरूरी है। जमीन चाहे सरकार ले या जमीन चाहे कोई अन्य लोग खरीदे, उसका फंडामेंटल जो है, जिसकी जमीन जा रही है, क्या उसको फायदा मिल रहा है? क्या वही फायदा मिल रहा है जिसको जो जमीन का मालिक है, जिसके पास मालिकाना हक है, या जो उस पर अन्य लोग जो उस पर आश्रित थे, उन तमाम लोगों को क्या उसमें एकोमोडेट किया जा रहा है? अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखें, आप बिल्कुल सामने में देखें, तो लगता है कि नहीं, इसमें तो बड़ा अच्छा काम किया है सरकार ने। लेकिन कई जगह कई ऐसी चीजें हैं जहां पे ये इस कानून को कई जगह तो राज्यों पे छोड़ दिया गया है। अब जैसे मल्टी क्रॉप है, तो चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, केरला के मुख्यमंत्री ने हमारे मंत्री जी से बातचीत की, तो इसलिए वहां पे उन्होंने बताया कि वहां पे मल्टी क्रॉप लैंड ही अवेलेबल है, और अगर वहां पे मल्टी क्रॉप लैंड को आपने डाल दिया इसमें, तो वहां पे
औद्योगिक विकास नहीं हो पाएगा। अब इस 3 को अगर एक्सक्लूड करते, बिल में प्रोविजन बनाते, तब तो समझ में आती थी। अब उन्होंने पूरे चीजों को राज्यों पे छोड़ दिया कि राज्य के मुख्यमंत्री इस बाबत फैसला कर लें। तो आपने वो जो फंडामेंटल था उसको आपने एड्रेस नहीं किया। अगर आप इसको देखें, बिल्कुल जरा इसको अगर गौर फरमाए, इसके अंदर जाके देखें, तो अब आप मल्टी क्रॉप लैंड को भी राज्य सरकार चाहे तो अधिग्रहण कर सकते। अब उनके विवेक पे है। कानून यहां पे जो कानून आप बना रहे थे, किस लिए बना रहे थे? इसका मकसद क्या था? मकसद था कि जो भारत की फूड सिक्योरिटी, जो बिल आप 2 दिन पहले लेके आए, भारत की फूड सिक्योरिटी को, जो खाद्यान्न का जो संकट में था भारत, उससे उभर के जो हम निकले थे, वो फिर से हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे। अगर आप इस तरह के कानून बनाते हैं और उसमें ये प्रोविजन राज्यों के ऊपर छोड़ते हैं, तो राज्य जो करे, जिस आधार पे करे, जिस तरह करे, तो एक तरफ से क्या करें कि फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है उसको हमने ये क्या, लेकिन दूसरी तरफ से अगर केंद्र भी चाहे तो वो भी ले सकती है नेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आपने दोनों दरवाजा यहां पे अगर देखे इसको, तो वो दोनों दरवाजा आपने खुला रखा है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि 16 आपने इसमें से एग्जम्पशंस दिए रखे, जिस एग्जम्पशंस के कारण ये लॉ जो है, ये कानून जब बनेगा तो उस पर लागू नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अगर रेलवे आपकी जमीन लेती है, नेशनल हाईवे के लिए जमीन लिया जाता है, या गवर्नमेंट एनी अदर पब्लिक पर्पस के लिए, अब उनके पर्पस कई सारे ऐसे हैं, जगह उसमें लिस्ट में आप जाएंगे, जो बात अभी कृष्णवीर चौधरी जी कह रहे थे, कई सारे उसमें ऐसी सूची में चीजें सूचीबद्ध है जो कि सरकार को साफ साफ एक कलेक्टर के माध्यम से यह खुली छूट देती है, कोई जब चाहे 3 दिन के अंदर किसी का जमीन ग्रहण कर सकता है। तो आपने क्या किया? तो जमीन तो ले ली, लेकिन आप नहीं, आप उसमें फिर आपकी जो मंशा थी कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उनके फायदों को देंगे। और तीसरी बात, जो फायदा आपने गिनाया है, जिसको 4 गुना आप कहते हैं, जिसको 2 गुना आप कहते हैं, उसका आधार क्या है? रजिस्ट्री, स्टैंप एक्ट, 2 चीजें। 1899 का स्टैंप एक्ट और जो क्वार्टरली पिछले 3 महीने के और रजिस्ट्री हुआ है, उसका आप आधार। अब रजिस्ट्री इस देश में हर जगह पे अंडर वैल्यूड होता है, यानी कि किसानों को अगर 3000 वहां पे 3000 का उसका मूल्य है, तो वो 1500 1000 सर्किल रेट पे उस पे करते हैं वो। तो फायदा कैसे हुआ? उसको 4 गुना भी कर दे तो भी कैसे फायदा हुआ, ये बताए। तो आपने जो एक कहते हैं बाजीगिरी, और ये बिल प्रचार के लिए सरकार इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इस बिल के अंदर में अब राज्यसभा में अमेंडमेंट के बाद कई चीजें साफ होकर आएंगी। ऑप्शन तो खुले रखे, अभी कई सारे नहीं, वो तो हमेशा खुले रहते हैं। अमेंडमेंट, अगर संसदीय लोकतंत्र है, कानून संसद में बनता है, तो वो तो हमेशा आपके पास वो है। लेकिन आप जब 120 साल पुराने कानून को परिवर्तन करके नए कानून की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें नया बुनियादी नई चीज क्या कौन कौन सी चीजें हैं बुनियादी? और वो बुनियाद अगर आप देखें, तो मुझे लगता है कि इसमें जो आवरण है इसका, उसको तो बेहतर बनाने का प्रयास पूरे तरह से किए गए हैं इस कानून में, लेकिन जो इसके अंदर की चीजें हैं, जहां पे असल में जहां किसान सफर करते थे, जो लोग की जमीन जाती थी वो सफर करते थे, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता था, वो बंद नहीं होगा। बेसिक बिल में था, बेसिक बिल में जो दलीप जी ने बहुत ही 2 टूक बात उठाई है कि जो किसानों को खमियाजा उठाना पड़ता था, वो जो बेसिक बिल सितंबर 2011 का संसद में रखा गया, उसमें यह प्रयास किया गया था कि वो किसानों को कुछ प्रोटेक्शन दे और किसानों की इच्छा से हो। इसमें एक काम तो खुल के किया गया है कि जो शेड्यूल एरिया की लैंड है, वो अधिग्रहण जो है वो सिर्फ गांव सभा का रिजोल्यूशन होगा, जिला परिषद का कंसेंट होगा। उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया अमेंडमेंट में कि शेड्यूल एरिया की लैंड को जब तक पूरी पंचायत का सर्वसम्मति से प्रस्ताव ना हो, जिला परिषद का ना हो, तब तक नहीं होगा। अब दूसरा सवाल उठा वक्फ बोर्ड की लैंड एक्वायर ना की जाए, ये चीजें इसमें की गई हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह से विशेष रूप से कुछ खास ग्रुप को
फ्रीज करने की बात है। कहा गया है कि सब शेड्यूल एरिया को इसलिए हमने प्रोटेक्शन दिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और उनको बचाने के लिए। मैं पूछता हूं कि सरकार ये बताए कि इस देश का कौन सा गांव ऐसा है जहां शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नहीं रहते, हर जगह रहते हैं। जब रेट की बात अभी दिलीप जी कह रहे थे, इसी जहां नोएडा पास में है, सबसे पहला एग्जांपल, यदि किसान की आबादी की जमीन आ रही है, आबादी दर्ज, तो वो 8,000 रुपए मीटर पर रजिस्ट्री होगी और उसी तरीके से मुआवजा तय होगा, और उसका जमीन का रेट अगर अथॉरिटी से लेंगे तो 36,000 रुपए है, जिसमें उनको ना फिलिंग करनी है, ना डिगिंग करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाप के दे देनी है कि ये आपको दे दी। ये रेट की बात मैंने बताई, सर्किल रेट की बात है। तो अच्छा, दूसरी लैंड है तो उसका रेट 1,400 रुपए रखा हुआ है। तो ये कैसे रेट है? अगर आप इंटीरियर में चलेंगे, आप समय बहुत कम। अच्छा, तो सवाल ये है कि आपने एक बात और कही, लीज की बात है। लीज का मामला जो है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो उनको समझ, मैं बता रहा हूं आपको कि बिल्डर ने, रियल एस्टेट ने, जो कंपनी ने बिल्डिंग बना के बेच दी, वो मेंटेनेंस का अलग एग्रीमेंट करते हैं बायर से, और वो मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते। किसान को कहां से देंगे? पॉइंट वाइज ऐसी नुकसान किस बात? नहीं, लीज के नाम पे बात कर रहा हूं। आपको मैं एक छोटी सी चीज, लीज की बात कैसे हो जाएगी? कम है। रेलवे जमीन ले लिए, हाँ, लाखों एकड़ जमीन लिया गया है, किसानों से लिया गया। आज वो रेलवे, आज वो रेलवे ने जमीन ले ली, उस पर कुछ काम शुरू नहीं हुआ। कई ऐसे आप चलते जाएं, पूरे देश में आपको सालों से खाली पड़ी है। आप उन जमीनों पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आप उससे कमर्शियल यूज के लिए दे रहे हैं। क्या ये जमीन, अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो किसानों को वापस नहीं मिलना चाहिए था? क्या वो चीजें हैं इसमें? नहीं है। आप कहते हैं, आप जब किसानों की जमीन लेंगे, अगर किसानों से आपने खरीदा है वो जमीन और उस पर 5 साल तक कोई काम नहीं होता है, तो उसको हम लैंड बैंक में, तमाम सांसदों ने उस पर कहा कि इसे आप किसान को वापस करिए। तो ये जो चीजें हैं, छोटी चीजें नहीं है। आप ये देखें कि जो लोग भूमिहीन होते हैं, उसकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक जो स्थिति होती है, वो एक अलग पहलू है। आप ये देखिए, इससे इंडस्ट्री के लिए भी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री के लिए भी ये, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। और वो परेशानियां क्यों पैदा की गई है इंडस्ट्री के लिए भी, वसूली के लिए, वो उसके ऊपर भी अलग से आपको चर्चा करनी होगी। बहुत कम शब्दों में आपसे सिर्फ ये चीज जानना चाहेंगे कि आखिर वो 5 खामियां क्या हैं जो इस बिल में है, जो किसानों के हित में नहीं है? देखिए जी, किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने का सरकार का अधिकार बरकरार रखा गया है। किसान को स्टाम्प रेट के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से जो मुआवजे की बात की गई, किसानों के साथ धोखा है। विकास के नाम पर जो उनको 20% जमीन देने की बात की गई है, क्या सरकार को शर्म नहीं आई कि 80% जमीन में मात्र 10% जमीन विकास के सड़क के लिए जाएगी, 90% में है? ये सब आप क्या करना चाहते हैं आप? ये अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए, जो आपने कहा कि किसान की विकास में भागीदारी, इसमें कहीं कोई किसान की विकास में भागीदारी। 5वां पॉइंट, क्या आप गांव के कल्चर को समाप्त करके उनको छोटे छोटे उसमें रखना चाहते हैं? वो अपने पशुओं को जो रखते हैं, जो अपने घर परिवार को रखने का कल्चर रहा है, वो पूरे देश के गांव का एक साथ, आप उस कल्चर को समाप्त करने के लिए रिहेबिलिटेशन के नाम पर किसानों को साथ धोखा दे रहे हैं। समय खत्म हो गया। बहुत और लीज के नाम पर और बड़ा धोखा है। शॉपिंग मॉल में दुकान बेच के चले जाएंगे, शोरूम बेच जाएंगे, रियल एस्टेट में बिल्डिंग बेच जाएंगे, किससे लीज वसूलेगा किसान और कहां से आएगा पैसा? ये सब फ्रॉड है पूरा। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णवीर जी, आपका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज।